इतिहास कुछ लोगों को याद नहीं करता, इतिहास उनसे डरता है। 26 जनवरी 1996 यूरोप की बर्फीली पहाड़ियों में एक विमान आसमान से गायब हो जाता है। 117 लोग एक झटके में इतिहास बन जाते हैं, लेकिन इन 117 लोगों में एक नाम ऐसा था जिसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं लगती। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार और एक ऐसा दिमाग जिससे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सतर्क थी। क्या यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश था या फिर क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या अमेरिका को डर था कि भारत एक परमाणु शक्ति बन जाएगा? क्या सीआईए ने भारत के वैज्ञानिक सपने आस को आसमान में ही खत्म कर दिया? आज 60 साल बाद भी यह सवाल अनुत्तरित है और इसी रहस्य की परतें खोलने के लिए आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस डेथ ऑफ होमी जहांगीर भाभा। 1960 का दशक, दुनिया दो हिस्सों में बट हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। बीच में था पूरा विश्व जो परमाणु बम के डर में जी रहा था। हर देश चाहता था न्यूक्लियर पावर, क्योंकि जिसके पास परमाणु शक्ति थी उसी की सुनी जाती थी, और इसी खेल में भारत भी चुपचाप आगे बढ़ रहा था। आज भारत को लोग एक शांत राष्ट्र के रूप में जानते हैं, लेकिन 1960 के दशक में भारत में कमजोर नहीं था। चीन से युद्ध हो चुका था, पाकिस्तान से तनाव बढ़ रहा था और दुनिया की राजनीति बता रही थी, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। और भारत की उसी ताकत का नाम था होमी जहांगीर बाबा जी। होमी जहांगीर बाबा जी कोई आम व्यक्ति या वैज्ञानिक नहीं थे। वे सिर्फ रिसर्च नहीं करते थे, वे भविष्य देख सकते थे। उन्होंने खुले मंच से कहा, अगर भारत चाहे तो 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है। अब जरा सोचिए, 1965 में एक विकासशील देश का वैज्ञानिक दुनिया को यह बता रहा है कि भारत परमाणु शक्ति बन सकता है। यह बयान सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, यह राजनीतिक धमाका था। अमेरिका पहले से ही परेशान था। सोवियत संघ, चीन और क्यूबा मिसाइल संकट, और अब भारत एक स्वतंत्र सोच वाला देश है जो किसी गुट में नहीं था। नॉन एलिजमेंट मूवमेंट का नेता। अगर भारत परमाणु शक्ति बन जाता तो वैश्विक संतुलन बदल सकता था, और अमेरिका इतिहास में कई बार देख चुका है वह संतुलन बदलने नहीं देता। 26 जनवरी 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101, डॉक्टर भाभा इसी विमान में सवार थे, जहां वहां सॉरी उन्हें विमान में एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सम्मेलन में भाग लेना था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली मीटिंग थी, लेकिन वह मीटिंग कभी नहीं हुई। फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित माउंट ब्लेंस, यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक, विमान वहां पहुंचा और फिर बॉम्ब से फट गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, बस मलबा। 117 मौतें, और भारत ने खो दिया अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक। हादसे की जांच हुई, कहा गया पायलट की गलती, कम्युनिकेशन एरर, लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। मलबा पूरी तरह कहीं बरामद नहीं हुआ और कुछ फाइलें अभी भी गोपनीय है। और फिर सालों बाद एक किताब आती है, एक पूर्व सीआईए अधिकारी का दावा, और कहानी एक नया मोड़ पर पहुंच जाती है। सोचिए, भारत का परमाणु दिमाग, अमेरिका की चिंता, कोल्ड वॉर का दबाव, और एक रहस्यमय विमान हादसा। क्या यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है, या फिर जैसा इतिहास में कई बार हुआ है, क्या एक आदमी को हटाकर एक संदेश की दिशा बदलने की कोशिश की गई? यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है शक्ति, डर और राजनीति की, और यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे होमी जागिर बाबा कौन थे, एक वैज्ञानिक या भारत के सबसे खतरनाक सपनों के वास्तुकार। किसी महान व्यक्ति की मौत को समझने से पहले उसके जीवन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि एक युग का अंत होती है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ऐसे ही इंसान थे।
30 अक्टूबर 1919 मुंबई तब का बॉम्बे। भाभा का जन्म एक संपन्न, शिक्षित और प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ। उनका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि बुद्धिजीवी था। घर में कला की बातें होती थी, संगीत और पेंटिंग का माहौल था, और विज्ञान को सम्मान की नजर से देखा जाता था। यानी भाभा एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहाँ सोचने की आजादी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे बेहतरीन पेंटर थे, क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन थे, आर्किटेक्चर और डिजाइन में गहरी रुचि रखते थे। शुरुआत में वे मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, पर किस्मत और उनका दिमाग उन्हें कहीं और ले जा रहा था। बाबा की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, यहीं पर दुनिया की ने पहली बार देखा कि यह भारतीय छात्र साधारण नहीं है। जब बाकी छात्र पाठ्यक्रम में उलझे थे, भाभा पहले से ही थ्योरेटिकल फिजिक्स में नए सवाल पूछ रहे थे। उन्हें क्वांटम मैकेनिज्म और कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे विषयों पर रिसर्च की, और बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींच लिया। कैम्ब्रिज में उनके प्रोफेसर कहते थे, भाभा सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वह विज्ञान की दिशा बदल सकता है। यही वह दौर था जब भाभा ने समझ लिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है, और उन्होंने मन में तय कर लिया था, अगर यह शक्ति बनेगी तो भारत के हाथों में बनेगी। 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारत बाबा लौट आए ने एक आसान फैसला नहीं था। उस समय भारत गुलाम था, रिसर्च सुविधाएं बेहद सीमित थी, पैसा और सपोर्ट लगभग नहीं था। लेकिन बाबा को एक बात साफ थी, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उससे विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत लौटने के बाद बाबा ने सिर्फ रिसर्च नहीं की, उन्होंने संस्थान बनाए। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव थी। भाभा की सोच थी विश्व स्तरीय लैब, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, बिना राजनीतिक दखल, यानी भारत में पहली बार वैश्विक स्तर का विज्ञान। आज इतिहासकार मानते हैं कि अगर नेहरू नहीं होते तो भाभा को समर्थन नहीं मिलता, और अगर भाभा नहीं होते तो भारत का परमाणु सपना नहीं बनता। नेहरू ने भाभा को पूरी आजादी दी, और भाभा ने भारत को परमाणु भविष्य। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, इसके पहले चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यहीं से भारत ने चुपचाप लेकिन तेजी से परमाणु तकनीक पर काम शुरू किया। भाभा का मॉडल साफ था, पहले शांतिपूर्ण उपयोग, लेकिन पूरी तकनीकी की समझ, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत खुद को बचा सके। अब दुनिया भारत को हल्के में नहीं ले रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ सब जानते थे कि भारत के पास अब एक असाधारण वैज्ञानिक है, और वह वैज्ञानिक किसी के दबाव में काम नहीं करता। यही बात कुछ ताकतों को परेशान करने लगी। 1965 में भाभा ने कहा, भारत चाहे तो 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। यह बयान वैज्ञानिक था तक, लेकिन राजनीतिक भी और रणनीतिक भी। यहीं से भाभा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहे, वे बन गए एक वैश्विक खिलाड़ी। इतिहास गवाह है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो वह सिर्फ प्रेरणा नहीं बनता, वह खतरा भी बन जाता है। और 1960 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कुछ लोगों के लिए ठीक यही थे, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्र निर्माता। लेकिन क्या यह वजह थी कि उनकी जिंदगी अचानक आसमान में खत्म हो गई? जब कोई देश हथियार उठाता है तो दुनिया नाराज होती है, लेकिन जब कोई देश ज्ञान उठाता है तो दुनिया डरती है। 1960 का दशक, भारत अब सिर्फ एक नव स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, भारत सोच रहा था भविष्य के बारे में, और उस भविष्य का केंद्र था परमाणु ऊर्जा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा बार बार कहते थे, परमाणु ऊर्जा विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होनी चाहिए। उनकी सोच साफ थी, बिजली उत्पादन, मेडिकल साइंस, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लेकिन बाबा बोले नहीं थे, वे जानते थे परमाणु तकनीक दो धार वाली तलवार है, जो देश इसे समझ लेता है वह दुनिया में अकेला नहीं रहता। भाभा ने भारत के लिए 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम तैयार किए। पहला यूरेनियम आधारित रिएक्टर, दूसरा प्लूटोनियम का उत्पादन, तीसरा थ्योरियम आधारित भविष्य। यह योजना इतनी उन्नत थी कि
आज भी दुनिया भारत के थोरियम मॉडल की चर्चा करती है, लेकिन 1960 के दशक में यह योजना कोई कुछ देशों के लिए खतरे की घंटी थी। जरा दुनिया की स्थिति समझिए। अमेरिका परमाणु शक्ति नंबर वन, सोवियत संघ बराबरी की टक्कर। चीन 1964 में पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था, और अब भारत एक ऐसा देश जो किसी सैन्य गुट में नहीं, जो किसी के आदेश में नहीं मानता, और जो अपने रास्ते खुद तय करता है। यह स्थिति महाशक्तियों के लिए असहज थी। भारत नॉन एलिजेंट मूवमेंट का नेता था, मतलब न अमेरिका के साथ न सोवियत संघ के साथ। अगर भारत परमाणु शक्ति बन जाता तो यह आंदोलन और भी मजबूत हो जाता, और यह बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमेरिका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक था, नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत थी। तो रणनीतिक बदली गई। टेक्नोलॉजी कंट्रोल, न्यूक्लियर सप्लाई पर दबाव, कूटनीतिक चेतावनियां। लेकिन बाबा हर दबाव के बीच डटे रहे। जब दुनिया ने दरवाजे भी बंद किए, बाबा ने खिड़कियां बनाई। भारत ने अपने रिएक्टर डिजाइन किए, अपने वैज्ञानिक तैयार किए, और धीरे धीरे विदेशी निर्भरता कम की। यह वही दौर था जब भारत ने चुपचाप परमाणु ईंधन चक्र समझना शुरू किया। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान से टकराव, चीन पहले से परमाणु शक्ति। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या भारत को परमाणु हथियार चाहिए? भारत बाबा का जवाब सीधा नहीं था, लेकिन स्पष्ट था। भारत को तकनीक आनी चाहिए, फैसला राजनीतिक करेगी। यह बयान दुनिया के लिए अलार्म था। इतिहास बताता है, जब कोई देश परमाणु सीमा के करीब पहुंचता है तो खुफिया एजेंसियां जाग जाती है। 1960 के दशक में सीआईए और केजीबी और M16 सबकी नजर भारत पर थी, और भारत में सबसे अहम नाम था होमी जागिर बाबा जी का। उस समय भारत का परमाणु कार्यक्रम इतना केंद्रीकृत था कि भाभा ही उसका चेहरा थे, दिमाग थे और दिशा थे। अगर भाभा हटते तो निर्णय धीमे हो जाते, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता, कार्यक्रम पटरी से उतर सकता था। यही सोच कुछ ताकतों को आकर्षक लग सकती थी। यह सवाल उठता है, क्या महाशक्तियां सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित रह सकती है? इतिहास कहता है नहीं। ईरान, चिली, क्यूबा, वियतनाम, दुनिया कई उदाहरण देख चुकी है। तो क्या भारत एक अपवाद था? जनवरी 1996 बाबा यूरोप जा रहे थे। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सम्मेलन। ऐसी बैठकें भविष्य तय करती है, गठबंधन बनाती है और डर भी पैदा करती है, लेकिन बाबा कभी वहां पहुंच ही नहीं पाए। एक ऐसा वैज्ञानिक जिससे दुनिया सतर्क थी, एक ऐसी उड़ान जिसमें कोई संदेश नहीं आया, और एक ऐसी सोच या जांच जो आज भी सवाल में है। क्या यह सब बस किस्मत थी, या फिर यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी खुले तौर पर नहीं स्वीकार कर पाई? एक ऐसा वैज्ञानिक जिससे दुनिया सतर्क थी, एक ऐसी उड़ान जिसमें कोई संदेश नहीं आया, और एक ऐसी जांच जो आज भी सवालों में। क्या यह सब बस किस्मत थी, या फिर उस संघर्ष की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर पाई? कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंची, लेकिन वह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। 24 जनवरी 1966 सुबह का समय, एयर इंडिया फ्लाइट 101, एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो भारत को यूरोप से जोड़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान भारत के वैज्ञानिक इतिहास की सबसे दुखद उड़ान बनने वाली है। एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान रूट था बॉम्बे, दिल्ली, और बियोरेट, जेनेवा और न्यूयॉर्क। यह कोई चार्टर फ्लाइट नहीं था, यह एक सामान्य कमर्शियल उड़ान थी। लेकिन इस विमान में बैठे थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, भारत का परमाणु विभाग, वह व्यक्ति जो वियना में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे। बाबा सहयोगियों के अनुसार वे शांत थे, आत्मविश्वास से भरे थे और भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे थे। उनके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज, भाषण के नोट्स और भारत के परमाणु नीति से जुड़े विचार। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं थी, यह रणनीतिक थी। जैसे जैसे विमान यूरोप के ऊपर पहुंचा, मौसम खराब होने लगा। एलिप्स पर्वत श्रृंखला खूबसूरत लेकिन जानलेवा। माउंट बेलेंस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यह इलाका पायलटों के लिए हमेशा के से चुनौती बना पूर्ण रहा है। जेनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क हुआ, कुछ निर्देश दिए गए, कुछ ऊंचाई बदली गई, और फिर खामोशी।
कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं, बस सिग्नल गायब। 24 जनवरी 1966, लगभग दोपहर का समय, एयर इंडिया फ्लाइट 101 सीधे माउंट बैलेंस से टकरा गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि विमान के टुकड़े बर्फ में दब गए। 117 लोग, एक भी जीवित नहीं बचा और भारत ने खो दिया अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक। जब खबर भारत पहुंची तो पूरा देश संपन्न रह गया। अखबारों की सुर्खियां थी, इंडिया लॉस्ट इट्स न्यूक्लियर आर्किटेक्ट, नेशनल ट्रेजेडी। प्रधानमंत्री से लेकर छात्रों तक हर कोई स्तब्ध था, लेकिन दुख के साथ साथ एक सवाल भी उठने लगा। अगर यह दुर्घटना थी तो कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं, ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं मिला, इतनी अहम शख्सियत की सुरक्षा इतनी सामान्य क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी? फ्रांस और भारत की एजेंसियों ने जांच शुरू की। निष्कर्ष, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच मिसकम्युनिकेशन। मतलब पायलट को लगा किसी की विमान सुरक्षित ऊंचाई पर है, लेकिन असल में विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और माउंट ब्लैंक बीच में आ गया। केस बंद। जांच रिपोर्टों ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ सवाल छोड़ भी दिए। ब्लैक बॉक्स कभी बरामद नहीं हुआ, मलबा पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ और कई दस्तावेज आज भी क्लासिफाइड हैं। इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है, विवाद जन्मे हैं। मान लीजिए यह दुर्घटना थी, लेकिन यह भी सच है कि भाभा इस विमान में थे। वे उस समय वैश्विक राजनीति के केंद्र में थे और उनकी मौत से भारत का परमाणु कार्यक्रम अस्थायी रूप से धीमा हो गया। इतने बड़े प्रभाव को सिर्फ सहयोग कहना कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के साथ।